Hello everyone, this is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग रिक्रूटमेंट के सोर्सेस के बारे में और उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट है क्या? रिक्रूटमेंट का सिंपल मीनिंग है कि कैंडिडेट को इनवाइट करना कि वह वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अपना रिज्यूम सबमिट करे। तो रिक्रूटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कैंडिडेट डिज़र्व करते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वह उस वैकेंट पोजीशन पे अप्लाई करें। तो इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो अगर कंपनी पहले चल रही है तो जो हायर जॉब पोजीशन में वैकेंसी खाली हुई है उसमें लोअर जो नीचे काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाता है, या जहां पे सरप्लस एम्प्लॉई है, जिस डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉई है वहां से जहां पे कमी है शिफ्ट कर दिया जाता है। रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employee and stimulate them to apply for the job। सर्च करना, उन्हें स्टिमुलेट करना, उन्हें मोटिवेट करना कि वह वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज इसका पर्पज़ बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना। मीन्स ऐसा होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों, अपना रिज्यूम सबमिट करें। कहीं भी इसका पर्पज़ रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इसका पर्पज़ लोगों को इनवाइट करना जो वैकेंट पोजीशन पर अपना रिज्यूम सबमिट करें। जब बहुत ज़्यादा लोग सबमिट करेंगे तब उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने की संभावना बहुत अच्छी होगी। इसका डेफिनेशन क्या है? रिक्रूटमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर जॉब। जो जॉब वैकेंट जॉब है उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए जो पॉसिबल कैंडिडेट है उसे सर्च करना और इनवाइट करना कि अपना रिज्यूम सबमिट करें। रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। सर्च करना कहाँ पर वो मिलेंगे, वैसे जगह एडवर्टाइज करना कि वह लोग मिले और तुरंत अपना रिज्यूम सबमिट करें, वह रिक्रूटमेंट है। Its sources, there are two sources of recruitment. First one is internal, second one is external. Internal means जो कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उस एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही अपर जॉब पोजीशन पे शिफ्ट करना, या जिस डिपार्टमेंट में सरप्लस स्टाफ है उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे कमी है डिपसीट वहाँ पर। परचेज डिपार्टमेंट में सेल्स से, मार्केटिंग से फाइनेंस में, HR से अकाउंट है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर शिफ्ट करना। या जब मैनेजर की पोस्ट खाली है तो जो नीचे काम कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर के लिए, जो सेल्स मैनेजर काम कर रहा है उन्हें मार्केटिंग मैनेजर के रूप में शिफ्ट करना। तो एक लोअर जॉब पोजीशन से अपर जॉब पोजीशन, या सेम जॉब पोजीशन पर जहां पर सरप्लस है वहां से डिपसीट वाले पर शिफ्ट करना, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल आउटसाइड, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय चाहिए तो एडवर्टीजमेंट करके बाहर से लोगों को इनवाइट करना जो वैकेंट पोजीशन के लिए अपना रिज्यूम सबमिट करें, एक्सटर्नल है। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू टाइप्स है। पहला ट्रांसफ़र का मतलब सेम लेवल पर कैंडिडेट को शिफ्ट करना, शिफ्टिंग कैंडिडेट फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, जो सैलरी है और जो स्टेटस है, सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिमेन्स द सेम, नॉट चेंज। केवल उनका जॉब पोजीशन एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट हो जाता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेम होती है, यह ट्रांसफ़र है। इसमें जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं वहाँ से वैसे जगह जहाँ पर शॉर्टेज है वैसे जगह शिफ्ट करना, इससे एम्प्लॉय का प्रॉपर यूज होता है। ट्रांसफ़र इज गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसी विथ एम्प्लॉय फ्रॉम द ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। इट इज़ प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बिकॉज सेम पोजीशन पे एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जॉब ट्रांसफर्स आर आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। एंड कहीं एम्प्लॉय को इसके साथ एक्शन लिया गया तो टर्मिनेट ना करके उसे जहाँ पर उसने गलतियाँ किया, जहाँ पे पनिश किया गया उस प्लेस से लेकर के उसे दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया, ये भी होता है।
नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन का सिंपल मीनिंग लोअर जॉब पोजीशन टू अपर, जो लोअर जॉब पोजीशन से अपर जॉब पोजीशन पे शिफ्ट करना प्रमोशन है। प्रमोशन इज वर्टिकल शिफ्टिंग एम्प्लॉय। प्रमोशन से एम्प्लॉय का सैलरी है, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सभी चेंज हो जाता है। और प्रमोशन से एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वह चाहता है कि हर जॉब पोजीशन पे भेजा जाए। तो अगर सेल्स मैनेजर एम्प्लॉय काम कर रहा है, सेल्स मैनेजर से मार्केटिंग मैनेजर पे काम करना, भेज देना, ये क्या है? इट इज़ मीन्स लोअर जॉब पोजीशन टू अपर। क्लर्क से अकाउंटेंट पोस्ट पे शिफ्ट करना, लोअर जॉब टू अपर जॉब पोजीशन, promotion. The promotion refers to shifting an employee to a higher job position, carrying higher responsibility, higher status, higher pay. Promotion is vertical shifting. This practice help to improve the motivation level. Employee promote होगा, सैलरी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो वो मोटिवेट हो जाएगा. It has great psychological impact over the employee because promotion at higher level may lead to chain of promotion. अगर higher level पर प्रमोट कर दिया गया तो lower level पर अगर हायर लेवल की जो पोस्ट है उससे प्रमोशन से फिलअप की जाएगी तो लोअर लेवल के एम्प्लॉइयों के लिए स्कोप बढ़ेगी कि वो भी प्रमोट होंगे. इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन. देखते हैं मेरिट्स क्या है. फर्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. जब एम्प्लॉय प्रमोट होगा उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, तो अपने आप उससे मोटिवेट हो जाएगा. वह एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. वेन एम्प्लॉय जो प्रमोट नहीं हुए हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगी, बिकॉज उनकी भी इच्छा होगी कि वह हायर जॉब पोजीशन पे जाएं. नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. जब इंटरनल सोर्सेज अडॉप्ट किया जाएगा, इससे जो सिलेक्शन या प्लेसमेंट प्रोसेस है वह भी आसान हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड से भरेंगे तो एडवर्टीजमेंट निकालना, उस एडवर्टीजमेंट के बाद उनका रिज्यूम लेना, उसे सॉर्टिंग करना, उन्हें कॉल करके इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंसेस चेक करना, इट इज़ टाइम टेकिंग लेंथी प्रोसेस है. इंटर्न में एम्प्लॉय वही काम कर रहा है, बुलाया, उनका परफॉर्मेंस मेज़र किया, उस बिहार पर प्रमोट कर दिया, तो प्रोसीजर जो है वह और आसान हो जाता है, सिंपल प्रोसीजर होता है. टूल फॉर ट्रेनिंग. एम्प्लॉय को अगर ट्रेन करना है तो जिस जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है वहाँ से जिस जॉब के बारे में अवेयर करना, वहाँ पर शिफ्ट कर देना. जैसे बैंक में अगर ट्रेन करना है कि वह कैशियर कैश कलेक्ट करे, तो जो चेक ले रहा है उसे कैशियर पोजीशन पे भेज देना. जब कैश वाले पोजीशन पे भेज देंगे तो वह कैश लेगा, धीरे धीरे उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सीख जाएगा. अगर चाहता है कि जो क्लर्क है वह रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो क्लर्क को रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाले प्लेस से भेज देना, तो धीरे धीरे उस काम को करना सीख जाएगा. तो ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब. Also people recruited from within the organization do not need induction. और जब एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है, इंडक्शन के मतलब होता है एम्प्लॉय नया है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के बारे में अवेयर करना. एम्प्लॉय पहले काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा तो उन्हें इंडक्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है. एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ. जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टाफ है वहाँ से जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज है ऐसी जगह शिफ्ट करना, तो जहाँ पे सरप्लस स्टाफ है उनका प्रॉपर यूज भी हो जाता है. इकोनॉमिकल है बिकॉज इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट का पैसा है वह बच जाएगा, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने का पैसा बच जाएगा. ठीक है, तो फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर एज कम्पेयर टू रिक्रूट द कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. व्हाट आर दोज? रिड्यूसेस स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश. इससे क्या होता है, जो फ्रेश टैलेंट है आज के समय जो आउटसाइड से हम अपॉइंट करेंगे, तो जो नए कैंडिडेट हैं फ्रेश, उसमें न्यू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, नया नॉलेज है, न्यू टेक्निकल नॉलेज है. तो इससे यह सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इंटरनल होगा तो उससे जो फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश ब्लड है, न्यू कॉम्पिटिटिव वाला पर्सन है वह नहीं मिल पाता, उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाला पर्सन नहीं मिल पाता है, तो इससे फ्रेश टैलेंट, फ्रेश ब्लड नहीं मिल पाता है. दूसरा, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक. एम्प्लॉय को पता है
कि उसकी जॉब सिक्योर है, उसे प्रमोशन मिल जाएगा एक समय के बाद, तो अपनी बहुत बढ़िया वह परफॉर्मेंस नहीं करता है, लेथार्जिक हो जाता है। द एम्प्लॉय मे बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर दैट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दे विल गेट प्रमोशन। पता है कि हमारा एक समय के बाद प्रमोशन मिल जाएगा, तो क्यों हम काम करेंगे, विल बिकम लेथार्जिक। इनकम्प्लीट सोर्सेस, अ न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट यूज। ध्यान देना है कि नए इंटरप्राइज के लिए कभी भी इंटरनल नहीं होता है, क्योंकि नए के लिए तो देयर इज इंटरनल क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही शिफ्ट करना। नए में देयर इज नो एग्जिस्टिंग स्टाफ, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सुटेबल फॉर ओनली फॉर द ओल्ड। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर्ड, कॉम्पिटिटिव पर्सन नहीं मिल पाएगा। जो कंपटीशन स्पिरिट है, पता है कि अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन्हीं में से किसी को प्रमोशन मिलेगा, तो कम लोगों से फाइट करना पड़ेगा। तो द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एमंग एम्प्लॉय में हैम्पर्ड। या प्रमोशन लेने के लिए वही एम्प्लॉय आपस में कि प्रमोशन मिलेगा, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एमंग द एम्प्लॉय में हैम्पर्ड देम। नेक्स्ट, में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, बार बार जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, बार बार ट्रांसफ़र होने से प्रोडक्टिविटी अपने आप रिड्यूस जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय जहाँ ट्रांसफ़र होगा अब नए जगह पर जाकर के एडजस्ट होने में समय लगेगा, अगेन ट्रांसफ़र, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से कैंडिडेट को इनवाइट करना कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अपना रिज्यूम सबमिट करे। व्हाट आर द वेज, कैसे एक्सटर्नल सोर्सेज में कैंडिडेट को अप्लाई इनवाइट किया जाएगा। व्हाट आर द वेज थ्रू विच कंपनी कैन इनवाइट द कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट द रिज्यूम। फर्स्ट, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट जो क्वालिफ़िकेशन ले लिया उसके बाद जाकर कंपनी में अनएम्प्लॉयड है, तो कंपनी में जाकर विजिट करते हैं, अपना रिज्यूम दे आते हैं। अच्छी कंपनीज उस रिज्यूम का एक फाइल बना कर रखती है, और जब भी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट हुई तुरंत उसी रिज्यूम से इमीडिएटली कैंडिडेट को कॉल कर लेना, कैजुअली, दिस कैजुअल कॉलर। या समटाइम्स ऐसा होता है कि कैंडिडेट कंपनी इंटरव्यू ले रही है, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिल गए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे लेकिन वैकेंसी कम थी, कम को अपॉइंट किया गया। अब जो बचे हुए हैं उनकी एक वेटिंग लिस्ट बना ली गई, जब फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हुआ तुरंत उसी वेटिंग लिस्ट से कॉल कर लिया गया, हो गया कैजुअल कॉल्स। सेकेंड, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेनली जो लेबर वर्क है, जो नॉन टेक्निकल जॉब है उसके लिए सूटेबल होती है, अनस्किल्ड जॉब के लिए सूटेबल होती है। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के टच में ऐसे लेबर हैं, कंपनी सीधे कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट करती है और कहती है उतना लेबर सप्लाई करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई। देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स अचानक वॉकिंग इंटरव्यू वगैरह, या कहीं फैक्ट्री में वैकेंसी खाली है तो वहाँ पे फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पर या गेट पर एक नोटिस पेस्ट कर दी जाती है। जो लोग देखते हैं जिस दिन बुलाया गया इंटरव्यू होगा उस दिन वॉकिंग इंटरव्यू के लिए आते हैं, और फिर उसी वॉकिंग इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन एंड तुरंत इंटरव्यू कंडक्ट करके अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाता है। लेकिन ये क्या है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए सूटेबल होता है। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसमें वैकेंट जॉब जहाँ कंपनी की वैकेंसी खाली है, कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टेलीविज़न, इंटरनेट, ऐसे जगह एडवर्टाइज़ किया जाता है। कैंडिडेट देखता है, वो अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं, देन कंपनी विल इनवाइट, शॉर्ट लिस्टिंग करती है, उन्हें इनवाइट करती है, इंटरव्यू लेती है एंड अपॉइंटमेंट लेटर इशू करती है। तो वैकेंसी आर एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल एंड नॉन ऑन द टेलीविजन टू सर्च फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन। इट गिव्स मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज, इससे बहुत ज़्यादा चॉइस मिल जाती है। कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कंपनियां ऐसे इंस्टीट्यूट में जाती है और वहाँ पर कैंडिडेट एजुकेशन ले रहा है, लाइक जो MBA कॉलेजेस हैं या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो IITs हैं,
जो बीटेक इंस्टीट्यूट है, तो बीटेक इंस्टीट्यूट में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में कंपनियां जा रही हैं और वहीं पे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती हैं और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करती हैं। द रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टू रिक्रूट द क्वालिफाइड पर्सनल फॉर टेक्निकल एंड मैनेजरियल जॉब। प्लेसमेंट एजेंसीज, आजकल मार्केट में बहुत सारे प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट एजेंसीज हो गई हैं। इन प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट एजेंसीज में कैंडिडेट जो अनएम्प्लॉयड है या जो अच्छे जॉब के लिए जा रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट में वह कांटेक्ट करता है, ऐसे एजेंसीज में कांटेक्ट करता है और ऐसे एजेंसीज के पास पूरी वेरीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट पड़ी होती है। कंपनी सीधे ऐसे एजेंसीज को अप्रोच करती है, एजेंसीज कैंडिडेट का रिज्यूम भेजेंगी और कंपनी अपॉइंट करती है। तो इससे यह फ़ायदा हो जाता है कि कंपनियों को जो एडवर्टीजमेंट का पैसा लगा, जो समय लगा, वह बच जाता है और दे विल चार्ज सर्टेन कमीशन। प्लेसमेंट एजेंसीज कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट और रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। दे चार्ज फी फॉर देयर। क्यों यह काम करेगी? यह प्लेसमेंट एजेंसीज अपने इस सर्विसेज के लिए फी लेती हैं और कंपनी के लिए फायदेमंद हो गया। जो एडवर्टीजमेंट का समय लगा, जो पैसा लगा, वो बच गया। बहुत सारे आप लोग देखा होगा, naukri.com वगैरह बहुत सारे ऑनलाइन भी चल रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पुराने एम्प्लॉय से कहती है कि हमारे यहाँ यह पोस्ट खाली है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी अगर कहीं किसी जगह खाली है तो कहेगी कि हमारे पास इस तरह की वैकेंसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खाली है, दोस्त नो, अगर किसी कोई परिचित हो तो वह बताए, रिकमेंड करे। तो इससे यह फ़ायदे हो जाएंगे कि वह एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा कि हमने किसी को जॉब दिलाया। और दूसरा, कंपनी को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, किसी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसी के रिकमेंडेशन पे आया हुआ है, तो कंपनी को भी वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। कभी कोई कॉम्प्लेक्सिटी हुई तो जो एम्प्लॉय ने अपॉइंट करवाया उसे कैच किया जाएगा। द एप्लीकेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। सच एम्प्लॉय आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय एज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के रेफरेंस के बिहार पर, रिकमेंडेशन के बिहार पर उनके रिलेटिव को, फ्रेंड को, किसी न किसी को अपॉइंट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं हो गया है, इस समय बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना। तो ऐसे कंपनी क्या करती हैं, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अप्रोच करेंगी। ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अनएम्प्लॉयड क्वालिफाइड लोगों का लिस्ट है, कंपनी विल आस्क देम, और एक कंपनी को सप्लाई करती हैं ऐसे लोगों की लिस्ट। फिर कंपनी कैंडिडेट को कॉल करती है और उसके बाद फर्दर प्रोसेस एडॉप्ट करके वह अपॉइंट करती है। इससे एडवर्टीजमेंट करने का जो पैसा, जो समय, वो बच जाता है। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई फॉर सर्विंग एज लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉय। दे आर सुटेबल फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेशनल जॉब। डिसएडवांटेज, द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नॉट अपडेटेड। ध्यान देना कि रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात अप टू डेट नहीं रहता है, ओल्ड रिकॉर्ड रहता है। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग मतलब जो वेबसाइट पर है, कंपनीज अपनी वेबसाइट पर वैकेंसीज़ के बारे में डाल देती हैं या इंटरनेट के द्वारा अटैच करती हैं। कैंडिडेट इंटरनेट देखता है, अप्लाई करता है एंड कंपनी विल कॉल देम। तो इंटरनेट इज़ बिकमिंग ए कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और आजकल बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। उस नेट के द्वारा तुरंत अप्लाई करते हैं। उन्हें जब नेट खोलेंगे उस वैकेंसी के बारे में पता होगा और देन दे कैन फिल अप द रिज्यूम एंड कंपनी में कॉल। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, इसके फ़ायदे क्या हैं? द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड, फ्रेश ब्लड आता है और ऐसे क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल को अट्रैक्ट करता है। तो जो लोग बाहर से आते हैं क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं और न्यू टेक्निकल नॉलेज होता है। सेकेंड, मैनेजमेंट हैज़ वाइडर चॉइस, बहुत ज़्यादा चॉइस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो बाहर से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वाइड चॉइस होती है। एक्सटर्नल सोर्सेज ब्रिंग फ्रेश टैलेंट,
न्यू कम्पिटिटिव स्पिरिट वाला बंदा जो पर्सन है वो नए कम्पिटिटिव स्पिरिट वाला पर्सन आता है। इफ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कम्पीट। और जब पता है कि कंपनी हायर जॉब पोजीशन पे बाहर से भी ला सकती है, तब वह अपनी परफॉर्मेंस को, जब एम्प्लॉय को पता है कि अगर हम बढ़िया परफॉर्म नहीं करें, जो हायर जॉब पोजीशन है उस पर कंपनी बाहर से भी अपॉइंट कर सकती है, तब वो और बढ़िया करेगा और अच्छा करने का प्रयास करेगा। सोचेगा कि हमें अंदर नहीं बाहर के लोगों से भी फाइट करना है, देन वह और अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट, इट मे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। अगर हायर जॉब पोजीशन पे एम्प्लॉय को उम्मीद थी कि उसे प्रमोट किया जाएगा, उसे प्रमोट नहीं करके कंपनी ने बाहर से उस पोस्ट को भर लिया, तो एम्प्लॉय विल बिकम डिससेटिस्फाइड, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। सेकेंड, इट इज़ लेंथी प्रोसेस, बहुत समय लगता है रिज्यूम इनवाइट करना, उसका समय, एडवर्टाइज करना, उसके बाद रिज्यूम सबमिट होता है, उससे सॉर्टिंग करना, इंटरव्यू के लिए कॉल करना, इंटरव्यू लेकर के मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेकिंग, इट इज़ वेरी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करवाना, तो इट इज़ वेरी लेंथी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस का बहुत समय लग जाता है। इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, इंटरव्यू लेने का, एडवर्टीजमेंट करने का जो समय है, जो पैसा है, वो बर्बाद होता है, तो बहुत कॉस्टली मेथड होता है। एक केस स्टडी देख लेते हैं हम लोग। अ कंपनी इज़ मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्लेट्स एंड बाउल्स। It produced 1 lakh plates and bowls per day. Due to local festival, there is a rush of work, and some permanent workers have gone to their village. छुट्टी पे चले गए हैं। The company got an urgent order of extra 50,000 plates and bowls per day. Advise how the company will fulfill its order. तो क्लियर है कि जब एम्प्लॉय नहीं है और अचानक ऑर्डर बढ़ गया, उसे फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी में प्रोसीड फॉर द रिक्रूटमेंट टू फुलफिल द अर्जेंट ऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा 50,000 प्लेट्स एंड बाउल्स पर डे। द कंपनी में शुड फॉलो द रिक्रूटमेंट स्टेप्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, है ना। जो रिक्रूटमेंट स्टेप्स है उसे अडॉप्ट करेगी, स्टाफिंग प्रोसेस अडॉप्ट करेगी, नए कैंडिडेट को इनवाइट करेगी तुरंत। सूटेबल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एक्सटर्नल, क्योंकि एम्प्लॉय उनके पास नहीं है, तो कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके जो प्रोसेस हैं वो लिखना है हमको। जेनेट लिमिटेड इज हाईली रेप्यूटेड कंपनी एंड मेनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन दिस कंपनी। द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम in contact with this organization. सभी खुश हैं। Aman said that he was introduced by the present sales manager, means recommendation के बिहार पर ध्यान देना है। He was introduced by present sales manager. Benu said that he had applied through the newspaper and was appointed as HR manager. Vaibhav said that he was neither related to any of employee of the organization or nor there was any advertisement in the newspaper. Even he was directly called for IIM Ahmedabad. Means प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। कहाँ से? मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सीधे अपॉइंट कर लिया गया। The above discussion is indicating an important function of management. Name the function. स्टाफिंग के बारे में बात कर रहा है, मीन्स नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। क्या है? इट इज़ स्टाफिंग। जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर 5 फंक्शन। आउट ऑफ दिस इट इज स्टाफिंग। द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन अ पार्ट, जो हमने आइडेंटिफाई किया, फॉलो पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैरा and identify the sources of steps identified in the part. means कौन सा sources है external internal वर्क करना हमको। तो इट इज़ स्टाफिंग। दूसरा रिक्रूटमेंट किया गया है। एक को रिकमेंडेशन के बिहार पर अमन सेड दैट ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट, दैट इज रिकमेंडेशन। Aman said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. It means recommendation of existing employee.
सेकेंड, वेनु सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर, इट मीन्स एडवर्टीजमेंट हो गया. थर्ड, कैंपस रिक्रूटमेंट, वैभव वाज डायरेक्टली कॉल्ड फ्रॉम द IIM अहमदाबाद फ्रॉम वेयर शी वाज अबाउट टू कंप्लीट हिज MBA डिग्री. आफ्टर MBA डिग्री जस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे अपॉइंट कर लिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही. इट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट. तो इस तरह से आप केस स्टडी पढ़ने के लिए, केस स्टडी के लिए क्या करना है, केस स्टडी के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए और उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमें ध्यान से थारोली क्वेश्चन को पढ़ना है. केस स्टडी में यह है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है. जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं. और ये मैथ की तरह हमें जैसे मैथमेटिक्स में अकाउंटेंसी मार्क मिलता है, सेम केस स्टडी में आपको मार्क्स मिलेगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें. तो एक बार फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.